We are doing November 2020, 4211. This is another class on quantum physics. Electromagnetic radiation is incident on a metal surface. It is observed that there is a minimum frequency of electromagnetic radiation below which emission of electron does not occur. इसका मतलब है threshold frequency. This observation provides evidence for this expression provides evidence for a particulate nature of electromagnetic radiation. State two other observations associated with photoelectric emission that provide evidence for a particulate nature of EM radiation. क्वेश्चन नंबर ये जो है 11 है नवंबर 2020 का. पहले क्वेश्चन पढ़ लो. इस चैप्टर में काफी थ्योरी आती है. देखो, there were many responses that attempted to reproduce standard answers learned from previous marking scheme here, as opposed to addressing the question that was asked. This particular case question gave the existence of a threshold frequency. Threshold frequency is one of the pieces of evidence from the photoelectric effect for the particulate nature of EM radiation, and asked for two other candidates giving points concerning threshold frequencies. Wavelength could not be awarded credit as this repeated information already provided in the question. Many other responses were seen that were not observation from the photoelectric, but rather explanation of it. For candidates who would give responses that answer the question, there were often confusion between photons and electrons, with some candidate discussing the frequency of incident electrons and other discussing the speed of emitting photons. वालेकुम अस्सलाम, एवरीथिंग इज फाइन. चलो, मैंने इसकी तुम्हें एग्जामिनर रिपोर्ट भी दिखाई. अब तुम इस क्वेश्चन को रीड करो. अब मुझे तुम लोगों ने एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ ली मेरे साथ. वो कह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी एक हमने पहले ही बता दिया आपको ना, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो वो जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसमें फोटोन इन्वॉल्व हो जाता है, वो ऑलरेडी एक एविडेंस है. दो एविडेंस और चाहिए उसको ना. ज़ाहिर हम इंटेंसिटी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. अच्छा, उसने इंटरेस्टिंग ये भी लिखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पुरानी मार्किंग स्कीम्स भी यूज करते हैं, तो उनको भी पता है कि लोग इसको लर्न करते हैं. अच्छी बात है. एक्चुअली मार्किंग स्कीम को डिनाई तो वो भी नहीं कर रहा, लेकिन वो कह रहे हैं कि सवाल जरूर पढ़ो. अब वो मैंने आपको 4-5 फीचर्स लिखवाए थे और मैंने आपको बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक सर्टेन इंटेंसिटी पर शुरू होता है, उससे एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर शुरू होता है, जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. वो उसने खुद मेंशन कर दी. उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया था कि जो इंटेंसिटी होती है, हाँ, जो इंटेंसिटी होती है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को कंट्रोल नहीं करती. पहले थ्रेशोल्ड क्या करता क्या कि पहले वो वर्क फंक्शन प्रोवाइड करता है, उससे इलेक्ट्रॉन लिफ्ट करते हैं, फिर वो काइनेटिक एनर्जी लेकर मूव करते हैं. तो पहला आंसर क्या लिखोगे? हाँ, ये भी जो पॉइंट आपने लिखा है वो भी सही है. अभी जो बता रही कि शी सेइंग कि जो रेट ऑफ इमिशन है ना, वो इंटेंसिटी से इंप्रेस होता है. दूसरी बात याद रखो
कि पार्टिकल नेचर का मतलब क्या है। मेरे एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ। जब इंफ्रारेड किसी चीज पे पड़ती है तो वो चीज एकदम से मूव नहीं करती, हो सकता है हीट अप कर जाए, कुछ बाद में हो। लेकिन जब आप फुटबॉल को किक लगाते हैं तो एकदम, मैंने एग्जांपल क्लास में भी दी थी ना, कि जब आप फुटबॉल को किक लगाते हैं तो फोटो जो फुटबॉल है वो इंस्टेंटेनियसली इजेक्ट होता है। असल में पार्टिकुलेट नेचर का मतलब क्या है? तुम एक स्ट्राइकर से कैरम बोर्ड में एक डिस्क को हिट करो, वो एकदम से निकलेगा। ये इंस्टेंटेनियस का वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया था। तो दूसरी चीज जो जो यहाँ आपको बतानी है, जो कि पार्टिकल नेचर की बात कर रही है, वो है इंस्टेंटेनियस इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन एकदम से होता है। इसका मतलब फोटोन एक पार्टिकल है, वो जाके इलेक्ट्रॉन को वैसे ही हिट करता है जैसे एक स्ट्राइकर एक डिस्क को कैरम बोर्ड में हिट करता है। जो डिस्क है वो एकदम से निकल जाती है और जो स्ट्राइकर है वो अपनी काइनेटिक, अपनी एनर्जी उसको दे देता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पार्टिकुलेट नेचर का, ये बड़ी मुश्किल से समझ आता है जब तक आप पहले ये ना समझें कि मास मास से टकराए तो क्या होता है, और अगर एनर्जी मास से टकराए तब क्या होता है। अब जैसे आप एक स्क्रीन के सामने बैठे हैं, हम क्लास कर रहे हैं, स्क्रीन से रोशनी निकल रही है। अब इसमें जो पार्टिकुलेट नेचर है वो वैसे तो नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर आप काम करते करते किसी चीज से टकराएं, ये मास टू मास कलीजन है, पार्टिकुलेट नेचर है, तो आपको हिट फील होगी। ये बेसिकली पार्टिकुलेट नेचर का ये प्रॉब्लम फौरन समझ में नहीं आता कि फोटोन अगर पार्टिकल है तो वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह हिट करेगा, और जैसे आप एक बैट से बॉल को हिट करते हैं और बॉल इंस्टेंटेनियस वापस जाती है, ये वो चीज है। चलें आगे पढ़िएगा। The maximum kinetic energy of electrons emitted from a metal surface is determined for different wavelengths of electromagnetic radiations incident on the surface. The variation with 1 upon lambda of E max is there. ये एक चलाकी करके अपनी तरफ से होशियारी दिखा रहे हैं। आपको पता है कि F is equal to C, बेसिकली फॉर्मूला जो होता है ना, V is equal to F lambda होता है। देखो फॉर्मूला होता है V is equal to F lambda, तो जो F है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वैसे आपने जब नोट्स में ग्राफ बनाया था तो फ्रीक्वेंसी पर बनाया था, या उसने चालाकी करके 1 अपॉन लैम्डा जो है तो फ्रीक्वेंसी सी के साथ रेशो करने पर वो उसने कर दी है। पढ़ो। यूज फिगर 11.1 टू डिटरमाइन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड। अब्दुल्ला राशिद कह रहे हैं कि ग्राफ को एक्सटेंड करो। ग्राफ जहां एक्स एक्सिस को काटेगा, ग्राफ जहां एक्स एक्सिस को काटेगा वो होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। रीड करके बता दे यहां से, ये स्केल 1.9 और 2 के बीच में कुछ चीजें, जरा रीड करके बताओ कितना आंसर होगा। 1.93 इंटू 10⁶ क्यों कह रहे हो? अच्छा 6 तो ग्राफ में दिया हुआ है, सही है, सही है, वेरी गुड।
use the gradient of the line to determine a value for the Planck constant. अपनी वर्किंग एक्सप्लेन करें. E is equal to HF होता है. It is equal to E upon F. फिर अगर हम इसकी जगह रखें, अब ये फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का रेशियो है, तो F की जगह C अपॉन लैम्डा कर दें, और C कांस्टेंट भी बीच में इन्वॉल्व है, तो वो ख्याल रखिएगा कि बीच में C का गेम जो है वो बड़ा एहतियात से मैनेज करना है. ये मार्क्स थोड़े ज्यादा दे रहे हैं 4. आपको पता है कि फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और F होता है C अपॉन लैम्डा. तो मैं यहां पर C अपॉन लैम्डा कर देता हूं, और मैं ये जो है ना ख्याल रखूंगा कि ये असल में ग्रेडियंट का पार्ट है. ग्रेडियंट अगर तुम निकालोगे, हाँ ग्रेडियंट तो निकालेंगे, लेकिन मुझे ये देखना पड़ेगा कि y एक्सिस पे एनर्जी है और x एक्सिस पे 1 अपॉन लैम्डा है. तो ये ख्याल रखना पड़ेगा कि उसमें C भी इन्वॉल्व नजर आ रहा है मुझे ना. तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं कि 1 अपॉन C अलग कर लूं, E अपॉन 1 अपॉन लैम्डा अलग कर लूं, तो फिर ये बन जाएगा H is equal to 1 upon C into gradient. बिल्कुल, इसमें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उधर भी 10 पावर 6 है. जो लोग पेपर 5 की क्लासेस ले रहे हैं, उन्होंने अब इस प्रॉब्लम को गौर से देख लिया है कि 10 पावर 6 को शामिल रखना पड़ेगा. जो ईवी है उसको जूल में कन्वर्ट करो. पहले यहां से मुझे ग्रेडियंट निकाल दो. पहले ग्रेडियंट निकालो और उसको ना जूल में कन्वर्ट करना. ठीक है, अब हमने इस पहले ऑलरेडी पीछे वर्किंग करके रखी हुई है, हमारे पास ये वर्किंग हुई हुई है. H इज इक्वल टू 1 अपॉन C ग्रेडियंट. तो इसका मतलब है कि मुझे H निकालना है ना, तो मैं बेसिकली H इज इक्वल टू 1 अपॉन C, और यहां आप लोग मुझे ग्रेडियंट बता दीजिएगा. C की वैल्यू तो आप लोगों को पता होती है, 7.81 टाइम्स 10 पावर 12. अच्छा, 7.81 टाइम्स 10 पावर 12 मुझे मिला है. C की वैल्यू तो सबको याद है, 3 इंटू 10 पावर 8. नहीं तो C को डिवाइड कर दो ना. C को उस तरफ क्यों लेके जाएंगे, हमें तो क्या निकालना, क्या हमें H निकालना है ना, तो C से डिवाइड कर दो ना यार. ये जो तुमने ये जो वैल्यू मिली है इसको C से डिवाइड करो ना. डिवाइड करके मुझे बताओ, हमें H की वैल्यू निकालनी है.
एच की वैल्यू गलत आ रही है, या तो ये हमारी ग्रेडियंट की वैल्यू गलत है। अगर तुम लोग ग्रेडियंट डबल चेक करो, क्योंकि हमें एच की वैल्यू तो पता होती है ना, जैसे ग्रेडियंट में पावर प्लस कैसे आ रही है? हेलो ये सर। इतना बड़ा ग्रेडियंट है क्या? वालेकुम अस्सलाम पुप्पो, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? आई एम ऑलवेज गुड। Mashallah. And Pupu, we need you here because we are stuck on a gradient and we need someone with the minimum brain to calculate the gradient. फिर तो मेरा काम नहीं है सर, मैं बाहर जा रही हूँ, बाय बाय। ग्रेडियंट कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आ रहा है। आप लोगों ने जो ग्रेडियंट निकाले ना वो गलत लग रहा है। मेरा आंसर सही है कैसे अब्दुल्ला? सर मसला क्या क्या मत है? हमें अभी फिलहाल आप रिलैक्स होके बैठो, फिलहाल तुम्हें ग्राफ दिख रहा है स्क्रीन पे, इसका ग्रेडियंट निकाल दो लाइन का। श्योर सर। अब्दुल्ला, उस तुम्हारा जो आंसर तुम कह रहे हो, तुम्हारा आंसर मैंने तो नहीं देखा, तुमने क्या आंसर पीछे लिखा है क्या? अच्छा, वो एच सी की वैल्यू 2.04 10 पावर -24। अच्छा, तुम्हारा ग्रेडियंट ये आया है। असल में जो लोग ग्रेडियंट निकाल रहे हैं ना, उसमें गलती हो रही है। राशिद कह रहे हैं 2.04 10 पावर -25। सही है। फिर राशिद का जो ग्रेडियंट है वो रख लेते हैं और इसको रख के सॉल्व करते हैं। असल गलती जो हो रही है, मुझे लगता है कि वो वन जो एक्स की वैल्यू है उसमें 10 पावर 6 भी बैठेगी। अब तो हमने पेपर 5 भी कर रहे हैं, उसमें बड़े मुश्किल मुश्किल ग्रेडियंट निकलते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। वो माइक बंद कर दे, उससे डिस्ट्रैक्शन हो रही है। हाँ, ये चल जाएगा जो तुम कह रहे हो। राशिद कह रहे हैं कि इस कैलकुलेशन का आंसर ये आ जाएगा, तो ये तो समझ में आता है, दिस इज पॉसिबल। ग्रेडियंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता है। बहरहाल जो लोग ग्रेडियंट में गलती कर रहे हैं वो अब इसको डबल चेक कर लीजिएगा। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नाउ इंसिडेंट ऑन अ मेटल विद लार्जर वर्क फंक्शन। लार्जर वर्क फंक्शन का मतलब है कि वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। तो ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है और बहुत आ चुका है। उसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन बना दो, हमें ये तो नहीं पता कितना ज्यादा है, लेकिन हम ये पता है कि वो उससे बड़ा है। तो आप क्या करो, उसके पैरेलल एक लाइन बना दो। -6 नहीं, पावर -25 आ रही है फुप्पो, आपका ग्रेडियंट बिल्कुल गलत है। पावर -6 नहीं आ रही, पावर ज्यादा आ रही है। सर ईयर नंबर बता दिएगा। वी आर डूइंग नवंबर 20, पेपर 4211। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा कि आपने इसके आगे क्यों बनाई, क्योंकि जब मैं ऐसे राइट को जाऊंगा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना। जब मैं राइट को जाऊंगा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो मैं राइट पे इसलिए जा रहा हूं कि मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। तो अगर आप ऐसे जाओगे तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इट्स अ ग्रेटर, इट इज
a greater work function. हम लोग कर रहे हैं अब नवंबर 2020, पेपर है 41 और क्वेश्चन नंबर है 11. A photon of wavelength 540 nanometer collides. ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है और पूरा चैप्टर इन दो लफ्जों को जोड़ के समझ आ सकता है अगर आप ये लफ्ज सुन लें, फोटोन कोलाइड. यानी आप कभी नहीं कहते कि लाइट कोलाइड विद समवन, कभी नहीं बोलते आप. ये तो बोलते अ बॉल collides with a person, you can say that a car collides with a car, लेकिन कभी आप ये तो नहीं कहते ना कि रोशनी एक गाड़ी से कोलाइड कर गई, क्योंकि आप सोचते हैं कि रोशनी तो एनर्जी है. What Einstein had suggested that photon is a packet, it's a particle, so we have to use the word collide. When an isolated stationary electron as illustrated ये आकर उसको हिट करता है, the photon is deflected इलास्टिकली बाय द इलेक्ट्रॉन. कुछ लोगों को ये वर्ड पढ़ के याद आ जाएगा कि ये मोमेंटम का एक लफ्ज था, इलास्टिक कलीजन. द वेवलेंथ ऑफ द डिफ्लेक्टेड फोटोन इज 544 नैनोमीटर. व्हाट इज मेंट बाय अ फोटोन? ये 2 मार्क है. पेपर है 41. हाँ, लेकिन ये तो सही है. फोटोन, ये डेफिनेशन तो ठीक है. फोटोन इज अ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. इट्स रेस्ट मास इज 0. 2 मार्क्स है ना. इट्स रेस्ट मास इज 0. draw an arrow to indicate the approximate direction of motion of the deflected electron. अब ये जरा ट्रिकी पार्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन हिट करके जाएगा उसकी डायरेक्शन प्रिडिक्ट करें. जैसे आपने एएस में मोमेंटम वाला चैप्टर पढ़ा था, तो अगर फोटोन नीचे डिफ्लेक्ट हुआ है तो इवन आप जैसे कैरम बोर्ड में भी देखते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ऐसे कहीं निकल जाएगा. मतलब वो डिफ्लेक्शन में आपको एनर्जी कंजर्व तो करनी है ना, मोमेंटम तो कंजर्व वो भी करना है, तो हम इसको ऐसे डिफ्लेक्ट करा लेते हैं. कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द डिफ्लेक्टेड फोटोन. कैलकुलेट द मोमेंटम. अब मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो हमने डी ब्रॉगली से पढ़ा था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन पी. P is equal to H C upon lambda. डिफ्लेक्टेड फोटोन जो है उसका, डिफ्लेक्टेड फोटोन की जो वेवलेंथ है वो 544 है नैनोमीटर. थोड़ी सी बड़ी है वेवलेंथ. तो लैम्डा है 544 10 पावर 9 मीटर. सर जो हमने डिफ्लेक्टेड अपना बनाया है 10 पावर माइनस, वो भी उसकी लेंथ उतनी होनी चाहिए जितनी दी हुई है. नहीं, वो तो आपको नहीं पता ना कि वो कितना दूर जाएगा. कंजर्वेशन के लिए लेंथ मैटर नहीं करती. वो तो हो सकता है कि थोड़ा दूर, थोड़ा ज्यादा. जैसे अब एक गन से आप बुलेट फायर करते हैं तो जितना दूर गन जाती है उतना जितना दूर गन पीछे आती है उतना जो बुलेट है वो तो उससे बहुत दूर जाती है. तो ये लेंथ का मसला नहीं है. ठीक है. अब आप लोग मुझे इसमें हेल्प करिएगा. आई थिंक मुझसे गलती हो रही है. शी हैज वन स्टूडेंट पॉइंटेड कि यहाँ सी नहीं है, सर आपने जो फॉर्मूला, यस सर, h upon lambda. हाँ, वो सी गलती से लिख दिया. बिल्कुल सही है. ऑलरेडी एक बच्चे ने पॉइंट आउट किया. वेरी गुड.
कि उसमें सी नहीं है, सी असल में मोमेंटम का पार्ट बन जाता है। तो अब इसको रखकर पी की वैल्यू निकालो, एच अपॉन पी इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। एक आंसर मिल रहा है 1.2, बाकी लोग भी देख लें। 1.2 times 10 power minus 27. I'm getting this answer. अब जो पार्ट 2 पढ़ो, जो फोटोन है ना उसका वेवलेंथ बड़ा है। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब है फ्रीक्वेंसी कम हुई है। वेवलेंथ इंक्रीज हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई है, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने का मतलब उसकी एनर्जी कम हो गई। जो एनर्जी कम हुई वो जाकर मिल गई होगी इलेक्ट्रॉन को। अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो काइनेटिक ही उठाता है, तो ऐसा करते हैं, एक तरीका ये है कि हम फोटोन की एनर्जी लॉस निकाल लेते हैं और वो काइनेटिक एनर्जी बनाकर इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। एक ऑप्शन ये है हमारे पास। मैंने ये लॉजिक लगाई है, देखो मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट समझाया कि जब किसी वेव का वेवलेंथ बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। फ्रीक्वेंसी कम होती है तो एनर्जी कम हो जाती है, जो कि यहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपको डेल्टा लैम्डा जो है ना वो कैसे मिलेगा? आपने डिफ्लेक्शन के बाद देखा 544 था, डिफ्लेक्शन से पहले आप देखें तो 540 था। इसको आप रखकर, बाकी तो आपको वैल्यूज पता है, तो डेल्टा लैम्डा होगा 544 माइनस 540 इंटू 10 टू द पावर -9। चलो अब आप मुझे यहां से आगे गाइड करो। डेल्टा लैम्डा निकल आया, उसको पुट करो और डेल्टा एनर्जी निकाल लो। एक आंसर आ रहा है 2.7 टाइम्स 10 पावर -21। बाकी भी इसको जरा चेक कर लें। 2.7 टाइम्स 10 पावर -21। Part C. Another photon of wavelength 540 nanometer collide with an isolated stationary electron. Why it is not possible for the deflected photon to have a wavelength less than 540? अब ये सवाल जरा सोचने वाला है। एक और फोटोन आकर हिट करता है 540 का, पहला वाला भी 540 पे हिट हुआ था, लेकिन ये बात बड़ी अजीब कह रहा है कि वेवलेंथ लेस देन 540।
अब अगर ये चाहता है कि वेवलेंथ में कम कर दूं, तो इसका मतलब मुझे फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। तो अब अगर वो जो बेचारा इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी बैठा हुआ है, तो उसके पास तो जीरो एनर्जी है। अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी पड़ा हुआ है तो उसके पास तो जीरो एनर्जी है, तो इसको एनर्जी देगा कौन? जब इसको कोई एनर्जी देगा नहीं तो फिर ये जाहिर सी बात है गेन ऑफ एनर्जी नहीं कर सकता। तो आई होप ये लॉजिक समझ आई हो। अब इसकी कोई इंग्लिश बना दे, 2 मार्क्स दे रहे हैं, पेपर तो ज्यादा इंग्लिश में ही होगा ना। इफ एनीवन कैन मेक अ गुड इंग्लिश, 2 बातें मुझे एग्जामिनर को बतानी है। ये कि अगर वो चाहता है कि वेवलेंथ में कम करूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तब जब एनर्जी फोटोन गेन करे। गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास देने के लिए एनर्जी है नहीं, वो तो स्टेशनरी बैठा हुआ है। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, आप सवाल पढ़ो ना और से, देखो सवाल पढ़ो। वो चाहता है, वो कह रहे हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द डिफ्लेक्टेड फोटोन टू हैव अ वेवलेंथ लेस देन 540। अगर उस वो कह रहे हैं कि अब ये बताओ कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी, फोटोन का वेवलेंथ 540 से कम के क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं उसको कम करता हूं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन से तो आ नहीं सकती, वो तो स्टेशनरी है। इसलिए फोटोन को टकराते वक्त एनर्जी देगा कौन, जिससे वो अपना वेवलेंथ कम करे? ये कॉन्सेप्ट। अब है जून 42:11। ये वाला क्वेश्चन अगर आपकी बुक में है तो बुक में निकालें, सबसे अच्छी बात तो ये। अच्छा, ये तो एनर्जी बैंड और ये टॉपिक हम नहीं कर सकते, ये तो कोर्स में नहीं है। सही है, छोड़ दें ये क्वेश्चन हमारे कोर्स में, अब टॉपिक हमारे कोर्स में नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है। सर आप रमजान की तैयारी कर रहे हैं? हाँ बेटा, रमजान में तो फिर एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे ना सुबह इंशाल्लाह, अफ्तार सहरी के बाद। अभी तो हम पहले संडे को प्लान कर रहे हैं क्लासेस अर्ली मॉर्निंग, और फिर हम इंशाल्लाह रमजान में तरावी, सॉरी वो सहरी के बाद। An electron at rest has mass me and charge -q. A positron, ये AS में हमारे साथ था, is a particle that at rest has mass me and charge +q. कुछ लोगों को याद होगा ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। A positron interacts with an electron. The electron and positron may be considered to be at rest. The outcome of this interaction is that electron and positron become 2 gamma ray photons, each having the same energy, the photon energy. अब ये सवाल जो है इसमें दिया हुआ कुछ
नहीं है। अब ये कह रहे हैं फोटोन एनर्जी निकाले, जून 2041 का 11 क्वेश्चन निकालो अपने पास, अगर बुक में है तो बुक में निकाल लो। आई एम ओपनिंग इट्स एग्जामिनर रिपोर्ट, और आप सोचो कि ये डेटा तो इसने कोई ऐसा दिया ही नहीं, तो क्या हम गैमा रे की वैल्यू के बारे में कुछ सोचें, क्या करें? अच्छा, जून 20 की तो नहीं हो सकती ना, जून 20 में तो कोविड वाला इश्यू था, सॉरी। तो इसकी को मार्किंग स्कीम नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि मैं इसको, सॉरी एग्जामिन रिपोर्ट नहीं है, आप मुझे इसका सोल्यूशन बताओ कि मैं कैसे शुरू करूं। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन भी एक पार्टिकल है, दोनों का मास सेम है। अब अगर आपको फोटोन एनर्जी निकालनी है, तो जब आपको याद होगा ये जो टॉपिक है इंटरेक्शन वाला, इसका नाम होता था एएस में इनहेलेशन। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन हिट करते हैं तो वो दो गैमा फोटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरफ तो मास है, लेकिन इस तरफ एनर्जी है, तो फिर आप फॉर्मूला लगा देंगे mc²। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास तो डेटा बुकलेट में, डेटा पेज पे दिया हुआ होता है। सी की वैल्यू आपको पता है, तो अब आप उसको रखकर मुझे ई की वैल्यू निकाल दें। एट 8.2 10⁻⁻17। आप आंसर वेरीफाई भी करिएगा। 8.2 10⁻⁻17 मिला है मुझे पहला आंसर। सही है सर ये। दूसरा पार्ट, द मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, एक्सपोनेंट इज -14। अच्छा, राशिद कह रहे हैं कि एक्सपोनेंट पावर जो है वो -14 है, बाकी कंफर्म कर लो। सर सही कह रहे हैं, राशिद सही कह रहे हैं। -14। -14 सही, करेक्शन हो गई। चलो अब इसमें ठीक है, कोई मसला नहीं। इट्स मोमेंटम, अब मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब फोटोन बना है ना, तो फोटोन का मोमेंटम या तो डी ब्रोगली से कॉल कर लूं। अब फोटोन का मोमेंटम है वो, या तो ऐसा करो कि डी ब्रोगली से कॉल कर लो। और दूसरा तुम्हारे पास एनर्जी है। कैसे आंसर कैसे आ रहा है?
कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना चाहिए? हाँ, ये फॉर्मूला लग सकता है, P इज इक्वल टू E अपॉन C। ये लग सकता है, ठीक है। तो एनर्जी हमें दी हुई है, वो रख दो, और C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, वो रख दो। सॉल्व करके बता दो। 2.7 एक्सपोनेंट -22। अब हमने इसमें सवाल में उसने बोला था कि शुरू में दोनों जो पार्टिकल्स हैं, वो शुरू में दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो रेस्ट पर थे, फिर वो कोलाइड हुए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि वो दोनों रेस्ट पर थे, तो वो कोलाइड कैसे हुए? अ पॉजिट्रॉन इंटरैक्ट विद एन इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन मे बी कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट। अब ये लफ्ज बड़ा इंटरेस्टेड है, इंटरैक्ट्स। इसको अगर आप इससे जोड़ के पढ़ें तो बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी समझ आती है। दे इंटरैक्ट विद ईच अदर बट दे आर एट रेस्ट। इसका मतलब उनका इनिशियल मोमेंटम जो है, जो उनका इनिशियल मोमेंटम होगा, उनका इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, तो फिर फाइनल भी 0 करना पड़ेगा। लेकिन गैमा रेस तो रेस्ट पे नहीं हो सकती, तो जो गैमा का फोटोन बनेगा, इनमें से एक अगर यूं गया तो दूसरे को यूं जाना पड़ेगा, ताकि उनका मोमेंटम इक्वल हो और ऑपोजिट हो। और उससे क्या होगा कि अगर एक का मोमेंटम प्लस है और दूसरे का माइनस है, तो रिजल्टेंट दोबारा 0 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि the two photons will move in opposite directions. The two photons will move in opposite directions to conserve the momentum. To conserve the momentum, initial momentum is 0. To conserve the momentum, और साथ में लिख देना initial momentum is 0. ठीक है, फिर आज का काम यहीं तक रख लेते, और इसको फिर इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करते। अल्लाह हाफिज।